हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, मेवाड़ रियासत के बाद मारवाड़ रियासत प्रारंभ की और मारवाड़ रियासत का पहला एपिसोड आपने देखा। और इस वीडियो के माध्यम से, यानी पहली जो वीडियो मैंने आपको दी, पिछली वीडियो, इसमें आपको बताया मैंने कि मेवाड़ रियासत के प्रमुख जो राजवंश पूरा है, पूरा राजवंश मैंने आपको बताया, पूरा वंश वृक्ष मैंने आपको बताया कि किस शासक के बाद कौन से शासक ने। और हम अगर शुरुआत करते हैं तो राव सिया से लेकर के और हनुमंत सिंह तक मैंने आपको क्रम से बताया कि किस शासक के बाद कौन सा शासक बना मित्रों। और हम विस्तृत रूप से चर्चा के माध्यम से हम शासकों को करा रहे हैं। और आज हम टॉपिक पे पहुंचे हैं, वो टॉपिक है राव गंगा। मित्रों, शासक हैं, आज के शासक हैं हमारे राव गंगा। तो राव गंगा जो है वो शासक थे, यानी मारवाड़ के। और कहते हैं कि राव गंगा जब शासक थे तो मेवाड़ में जो राणा सांगा है, सांगा जो है वो खानवा का युद्ध लड़ते हैं। खानवा का युद्ध लड़ते हैं। और राव गंगा जो है वो स्वयं नहीं जाकर के राणा सांगा के लिए 4000 की सेना सहायता भेजते हैं। और राव मालदेव अपने पुत्रों राव मालदेव को भी साथ में भेजते हैं। यानी राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 की सेना राव गंगा जो है वो मारवाड़ से भेजते हैं राणा सांगा के सहायतार्थ। बात करते हैं ईडर के उत्तराधिकार के युद्ध में रायमल का साथ दिया था। यानी कि ईडर का जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में राव गंगा ने और राणा सांगा ने भी इनका सहयोग किया था। यानी कि जो रायमल था, रायमल को शासक बनाने में गंगा ने और सांगा ने पूरी अहम भूमिका निभाई ईडर के उत्तराधिकार में युद्ध में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, एक युद्ध होता है सेवकी का युद्ध। ये मैंने अभी आपको बताया कि सहायता के लिए 4000 की सेना भेजी थी सांगा के लिए। और उसका नेतृत्व करता किसको भेजा? राव मालदेव को भेजा। सेवकी का युद्ध होता है। इस सेवकी के युद्ध, यानी ये युद्ध जो हुआ था 1529-30 में। 1529 या 30 में, कई जगह 29 मिलता है, कई जगह 30 मिलता है। तो 1529-30 में यह युद्ध हुआ था, सेवकी का युद्ध। और ये हुआ था राव गंगा और दौलत खां के मध्य। राव गंगा और दौलत खां के मध्य सेवकी का युद्ध होता है। और इस दौलत खां की सहायता करते हैं कौन? शेखा नामक जो शासक हैं वो इसकी सहायता करते हैं। और ये शेखा कौन है? जिन्होंने शेखा बाटी की स्थापना की। शेखा बाटी की स्थापना करता कौन है? शेखा। तो ये शेखा जो है वो शेखा बाटी बसाते हैं। और ये शेखा जो है वो सहायता करते हैं दौलत खां की। लेकिन क्या होता है, दौलत खां इसमें हार जाते हैं। राव गंगा की क्या होती है, इसमें विजय होती है। एक दिन क्या होता है, राव गंगा बैठे हुए थे और तभी राम मालदेव आए। और राम मालदेव की कुछ बातों को लेकर के इनसे जिरह हो गई, यानी उनका मन मुटाव हो गया था राम मालदेव का। किससे? अपने पिता राव गंगा से। तो क्या हुआ, राम मालदेव ने अपने पिता के पैर पकड़ करके ऊदा की तरह, यानी कि जिस प्रकार ऊदा ने कुंभा की हत्या की थी, उसी प्रकार राम मालदेव ने किसकी हत्या की? राव गंगा की। और गंगा की हत्या की किसने? राव मालदेव ने। इसलिए यह कहलाया मारवाड़ का पितृहंता। मारवाड़ का पितृहंता कौन कहलाया? राव मालदेव। अगर हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का पितृहंता हमने आपको पढ़ाया, आपको कमेंट में जा करके इसका आंसर देना है। तो मेवाड़ का पितृहंता आपको बताना है। तो ये कहानी रही किसकी? राव गंगा की। राव गंगा के बाद में हम शासक देखते हैं राव मालदेव की इतिहास में अहम भूमिका रही है। और राव मालदेव ने कई ऐसे काम किए हैं जो इतिहास में गण्य हैं, यानी कि श्रेष्ठ कार्य हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कार्य किए गए राव मालदेव के द्वारा। बात करते हैं राव मालदेव के बारे में। विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। तो देखिए विचारधाराएं क्या क्या हैं। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की हम बात करें तो इन्होंने मालदेव को एक महत्वाकांक्षी शासक बताया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि राव मालदेव जो है वो केवल एक महत्वाकांक्षी शासक है। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए युद्ध करते हैं। कौन? राव मालदेव। और ये अगर सहायतार्थ करते हैं, अगर किसी अन्य शासक की सहायता भी करते हैं तो वो महत्वाकांक्षी रूप में, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो ऐसा बताया डॉक्टर ओझा ने। जबकि कुछ फारसी इतिहासकार हैं
वो बताते हैं इसको हसमत वाला शासक, यानी कि इतिहास में हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है, तो वो है कौन, राम मालदेव। और किसके द्वारा कहा गया, फारसी इतिहासकारों के द्वारा। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है राम मालदेव को। उसके बाद हम बात करें बदायूनी की। बदायूनी ने जैसे महान पुरुषार्थी शासक, यानी कि महान पुरुषार्थी शासक कहा है, किसने, बदायूं ने। जबकि एक फरिश्ता नामक विद्वान है और फरिश्ता ने इसे भारत का शक्तिशाली शासक बताया है। भारत का शक्तिशाली शासक किसके द्वारा बताया गया है, वो है फरिश्ता के द्वारा। और इसके बारे में और भी बातें हैं, जैसे कि बात करें कि 52 युद्धों का विजेता, इसे 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। और इसके टाइम पर 58 परगने इसके पास थे, यानी जब यह शासक था तो 58 परगने जो होते हैं, परगने यानी राज्यों 58 जो शासन केंद्र थे वो इसके पास थे। ये तो रही उनकी राम मालदेव की कुछ उपलब्धियां या उनके बारे में विद्वानों की राय। अब बात करते हैं, इसकी एक रानी थी जिसका नाम था उमादे इसकी एक रानी थी। और कहते हैं कि उमादे से लेकर के इनका कोई विवाद हो गया। राम मालदेव का उमादे से कोई विवाद हो गया और उमादे वहाँ से रूट करके तारागढ़ अजमेर के दुर्ग में जाकर बैठ गई। और ऐसी स्थिति हुई थी। एक और रानी इतिहास में मैंने आपको कराई है, मेवाड़ में भी रूठी रानी हुई है ताराबाई, वो भी रूट करके चली गई थी। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी, उन्हें भी इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और बात करें राम मालदेव की पत्नी जिनका नाम था उमादे, और ये भी रूट करके राम मालदेव से रूट करके तारागढ़ अजमेर में पहुंच जाती हैं और वहाँ रूट करके बैठ जाती हैं। और उमादे को लगता है कि मालदेव आएंगे और मुझे मनाकर ले जाएंगे। इधर उमादे को तो ये लगता है और राम मालदेव को लगता है कि चलो वो पहले से आएगी और बात करेगी। तो दोनों के मध्य में इस बात को लेकर के मतभेद रहा। और ये जो है इसे समझाने के लिए उमादे रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। उमादे जो है वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। अब बात करें कि उमादे को समझा करके लिवाने के लिए भी जाते हैं कौन, ईश्वरदास बारठ उसके लिवाने जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो आशा बारठ जो है वो उसको कुछ दोहे के माध्यम से समझाते हैं कि अगर मान तजे तो पीजर, यानी पी भर मान तजे तो पी भर और पी तजे सो मान, यानी अगर तुझे मान रखना है तो इस पीड़ा को सहन करना होगा। तो ऐसा कुछ दोहों के माध्यम से बताते हैं कौन, आशा बारठ। और देखते हैं कि उमादे जो है, उमादे किसकी पुत्री थी, ये जैसलमेर के शासक थे कौन, लूणकर्ण की पुत्री थी कौन, उमादे। अब बात करते हैं, ये रही इनके उमादे के बारे में जिक्र, यानी उमादे जो है इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। राम मालदेव का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 5 जून 1531 ईस्वी को, 5 जून 1531 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था, सोजत पाली में। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, मेहंदी के लिए। यानी कि राजस्थान में जो सबसे अच्छी किस्म की जो मेहंदी पाई जाती है वो कहाँ मिलती है, सोजत में पैदा की जाती है। सोजत पड़ता है पाली में। तो 5 जून यहाँ 5 जून से एक प्रश्न और बनता है मित्रों। 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं 5 जून 1531 को क्या हुआ था, सोजत पाली में इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक। किसका हुआ, राम मालदेव का। उसके बाद हम बात करें इनकी माता, तो इनकी माता का नाम मणिक देवी था, जो कि सिरोही के देवड़ा शासक कौन, जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। और जगमाल देवड़ा के बारे में मैंने इतिहास में पहले भी आपको कराया है, यानी मेवाड़ रियासत के अंदर जगमाल देवड़ा जो है उसकी शादी जो होती है वो आनंदी बाई से होती है। किससे होती है मित्रों, आनंदी बाई। और आनंदी बाई जो है वो पृथ्वीराज जो इतिहास में उन्ना राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं, उनकी बहन है। तो आनंदी बाई की शादी किससे हुई, जगमाल देवड़ा। और जगमाल देवड़ा ने क्या किया, जो जहर वाले लड्डू दे करके और पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या हो गई, यानी मृत्यु हो जाती है। तो ये सी जगमाल देवड़ा की पुत्री थी जिसका नाम था मणिक देवी। और वो किसकी माँ थी, राम जो मालदेव है इनकी क्या है, राम मालदेव की माँ है। मोटा राजा उदय सिंह ने इन्हें बसंत राय नामक एक हाथी इनाम में दिया था। किसको, राम मालदेव को।
बसंत राय नामक एक हाथी था, वो इनाम में दिया गया था, उपहार में, गिफ्ट में दिया था किसको? राम मालदेव को। बात करते हैं राम मालदेव ने भाटी शासकों से, यानी भाटी शासकों से क्या किया? जो फलौदी था, फलौदी जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। फलौदी कहाँ है? जोधपुर में। और सबसे गर्म, यानी कि अगर देखा जाए राजस्थान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो स्थान है वो फलौदी है। फलौदी को छीन लिया था भाटी शासकों से, किसने? राम मालदेव ने। उसके बाद में सिवाड़ा के राठौड़ों से, यानी सिवाड़ा के राठौड़ कौन थे? डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह को क्या किया? पराजित किया। सिवाड़ा जो पड़ता है बाड़मेर में, और वहाँ के शासक थे कौन? राठौड़ शासक थे डूंगर सिंह, और डूंगर सिंह को पराजित किया किसने? राम मालदेव ने। उसके बाद में सांचौर, और सांचौर कहाँ पड़ता है मित्रों? जालौर में। सांचौर के चौहानों को भी इन्होंने पराजित किया, हराया। किन्होंने? राम मालदेव ने। इसीलिए इसके बारे में कई विद्वानों ने कहा है कि भारत का शक्तिशाली शासक, यानी फरिश्ता की हम बात करें तो फरिश्ता ने तो स्पष्ट कह दिया कि यह भारत का शक्तिशाली शासक है। और एक विचार नीचे भी आया था कि 52 युद्धों का विजेता, यानी कि इसने सर्वाधिक युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त हुई, यानी कि 52 युद्धों में विजयी रहा था। ये मेड़ता के बीरमदेव को हराया था। मेड़ता सिटी जो है वो नागौर में पड़ती है, और मेड़ता के बीरमदेव को हराया किसने? राम मालदेव ने। उसके बाद में एक युद्ध होता है पाहेवा या सहावा का युद्ध। पाहेवा या सहावा का युद्ध होता है, और यह युद्ध होता है राम मालदेव के सेनापति जैता और कूपा। राम मालदेव के सेनापति होते हैं जैता और कूपा, और इधर होते हैं बीकानेर के शासक राव जैतसी। बीकानेर के शासक होते हैं राव जैतसी। क्या होता है? जैता कूपा जो है वो वीर सेना नायक थे, वीर योद्धा थे, और उन दोनों ने क्या किया? राव जैतसी को पराजित कर दिया। राव जैतसी का एक पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल, और कल्याणमल जो है वो दिल्ली के शासक, यानी दिल्ली में उस टाइम पर जो शासक था वो था शेरशाह सूरी। और सूरी से क्या करता है? वो हेल्प लेता है, सहायता मांगता है। इधर क्या होता है? उसके बाद में डीडवाना व झुंझुनू की जो जागीर है जैता कूपा को उपहार में दी जाती है। किसके द्वारा? राम मालदेव के द्वारा। किसकी जागीर? डीडवाना कहाँ पड़ता है? नागौर में। और झुंझुनू की जो जागीर है वो उपहार स्वरूप दी जाती है। उसके बाद में 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध होता है। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध होता है। और देखिए यह युद्ध हुआ था किस किस के मध्य? राम मालदेव और शेरशाह सूरी यहाँ कैसे आया? तो देखिए बीकानेर के राव जैसी से युद्ध हुआ था, और राव जैसी को पराजित किया। राव जैसी का पुत्र था कल्याणमल, और कल्याणमल ने हेल्प ली किसकी? दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी जो है वो इस प्रकार से गिरी सुमेल के युद्ध में आमने सामने होते हैं राम मालदेव के आमने सामने होते हैं। अब क्या होता है? शेरशाह सूरी का एक सेनापति था जलाल खां, वो इस युद्ध को लड़ने आते हैं। और इधर है जैता और कूपा, किसके सेनापति? राम मालदेव के सेनापति जैता और कूपा। और यह युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध बड़े भयंकर रूप से लड़ा जाता है। मित्रों होता क्या है कि इस युद्ध में जैता और कूपा नामक जो वीर योगी सेनापति जो है, वीर सेनापति है, वो मारे जाते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है। शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। लेकिन यह विजय कैसे होती है? जैसे कि सपोज कीजिए कोई एक वोट से सरपंच बन जाए तो उसे महसूस होता है कि मैंने जीत तो ली, यानी जीत तो मुझे हासिल हो गई, लेकिन जीत मेरी हार होते ही जीता। ऐसे ही शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी को विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन यह विजय बहुत ही बड़ी सफल, यानी बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद इसे प्राप्त हुई थी। यानी लग रहा था कि शेरशाह सूरी इस युद्ध में हारेंगे, लेकिन अंत में इसकी विजय हो जाती है। और तब शेरशाह सूरी एक कथन कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं इतने बड़े हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। यानी कि इस युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में अगर मैं हार जाता तो इतने बड़े साम्राज्य, यानी पूरे हिंदुस्तान की जो बादशाहत है वो मैं खो बैठता। ये रही मित्रों गिरी सुमेल के बारे में। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं मित्रों, बात करते हैं, थोड़ा सा और रह गया इसमें कि नागौर के दौलत खां, यानी कि नागौर के जो दौलत खां हैं, राम मालदेव के बारे में बात कर रहे हैं कि नागौर के दौलत खां से मालदेव का युद्ध हुआ था।
और यह युद्ध किस लिए हुआ था? वो हुआ था, एक हाथी था दरियाजोश, इस दरियाजोश हाथी को लेकर के यह युद्ध लड़ा गया। और यह युद्ध के नाम था, यानी इस युद्ध का जो मुख्य उद्देश्य था वो इस हाथी को लेकर के था कि भाई इस हाथी को कौन लेगा। इनमें आपस में संघर्ष हुआ और यह युद्ध जो है वो हरमाणा का युद्ध कहलाया और ये 1557 ईस्वी को लड़ा गया। कब? 1557 ईस्वी को लड़ा गया हरमाणा का युद्ध। बात करते हैं आगे, ये तो रहा। और इस युद्ध में मालदेव जो है वो मृत्यु को, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध में? हरमाणा के युद्ध में। उसके बाद में बात करते हैं रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन जो हैं वो इतिहास में बड़े ही प्रसिद्ध शासक हैं और कहते हैं कि महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन ये बराबर के शासक हैं। बराबर से मतलब है कि हालांकि इनका टाइम पहले ही है, लेकिन कहते हैं कि मारवाड़ का जो प्रताप है वो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। समय देखा जाए तो 1562 से 1581 ईस्वी है और इनकी संज्ञा अगर देखी जाए तो वो है द फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, यानी विस्मृत वाला शासक। तो मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कौन है? वो है रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। और बात करते हैं कि मारवाड़ का प्रताप भी किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। बात करते हैं कि रावचंद्र सेन के समय केंद्र में यानी दिल्ली के शासक कौन थे? वो थे अकबर। और अकबर ने इस टाइम पर यानी 16 अक्टूबर को अकबर ने 16 अक्टूबर के दिन को विश्व हाथ धुलाई दिवस और विश्व खाद्य दिवस, यानी जो वर्तमान में हम बनाते हैं 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और विश्व हाथ धुलाई दिवस, जो 16 अक्टूबर वर्तमान में मनाते हैं, ये देन जो है वो अकबर की है, यानी अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। वर्तमान में ये दिवस हम जानते हैं 16 अक्टूबर के दिन ये दोनों ही मनाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अकबर ने एक नागौर दरबार का आयोजन किया था। नागौर दरबार का आयोजन जो है वो 3 नवंबर 1570 ईस्वी को 3 नवंबर 1570 ईस्वी को किया था। वो कहाँ पे? अछत्रपुर नागौर में शुक्र तालाब के किनारे। अछत्रपुर कहाँ पे है? नागौर में। और नागौर में अछत्रपुर में शुक्र तालाब के किनारे दरबार का आयोजन हुआ था। उसका नाम था क्या? नागौर दरबार। और कब किया गया था? 3 नवंबर 1570 ईस्वी को। और इसका मतलब क्या था? इस दरबार को जो आयोजित किया था ये किसके सुझाव पर? बहारमल के सुझाव पर, आमेर नरेश बहारमल के सुझाव पर यह दरबार आयोजित किया था। और इसका उद्देश्य जो था वो था 16 कुल की नीति। 16 कुल की नीति कह रहे हैं कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के अगर शासक हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इस दरबार का मुख्य उद्देश्य था। तो 16 कुल की नीति जो है वो इस नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य था। और ये जो है 16 कुल की नीति अकबर की मुख्य भूमिका रही 16 कुल में, यानी कि अकबर ने बिना लड़े ही राजपूत आने के शासकों को अपने अधीन कर लिया। और नागौर दरबार का आयोजन जब हुआ तो इस दरबार में रावचंद्र सेन उपस्थित हुए और रावचंद्र सेन ने यहाँ आकर देखा कि भाई ये यहाँ तो राजपूतों का अपमान हो रहा है, यानी राजपूत बैठे हैं ज़मीन पे और मुगल शासक बैठे हैं सभी मतलब अपनी गद्दियों पर, तो यहाँ तो अपमान हो रहा है। इस अपमान को देख करके रावचंद्र सेन वहाँ से निकल जाते हैं और रावचंद्र सेन के पीछे अकबर की कुछ सेना भेजी जाती है। लेकिन सेना जो है वो जोधपुर पहुँचते हैं रावचंद्र सेन, तो सेना पीछे से जोधपुर पहुँच जाती है। वहाँ से रावचंद्र सेन को जोधपुर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। इधर जो जोधपुर है, जोधपुर का प्रशासक राय सिंह को बना दिया जाता है अकबर के द्वारा। तो 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक कौन बना दिया गया? राय सिंह। तो राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया और जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। खालसा कहते हैं कि सरकारी, यानी कि सरकारी भूमि जो होती है खालसा भूमि कहलाती है। और खालसा घोषित कर दिया गया 1572 में जोधपुर को प्रशासक नियुक्त कर दिया और इसको खालसा घोषित कर दिया। अब बात करते हैं कि राय सिंह कौन थे? ये कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल के पुत्र थे ये। हमने राव जैसी के पुत्र कल्याणमल और कल्याणमल के पुत्र थे राय सिंह। और राय सिंह को 5000 की मनसब, मित्रों कितनी? अकबर ने 5000 की मनसब दी थी राय सिंह को। और बात करते हैं जयसिंह की, तो जयसिंह को 7000 की मनसब दी गई थी। जयसिंह नहीं,
मान सिंह को 7,000 की मनसब थी, राय सिंह 7,000 की मनसब मान सिंह को और 5,000 की मनसब राय सिंह को दी गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या होता है जब जोधपुर का प्रशासक 1572 में राय सिंह को नियुक्त कर दिया, तो वहाँ से यानी जोधपुर से जो रामचंद्र सेन है वो पहुँच जाते हैं सिवाड़ा, और सिवाड़ा में 4 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष लड़ते हैं। 4 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष किया जाता है, लेकिन जब पेश नहीं खाती है तो सिवाड़ा से भागकर कहाँ चले जाते हैं, भद्राजून चले जाते हैं। और भद्राजून कहाँ पड़ता है मित्रों, जालौर में। भद्राजून पड़ता है जालौर में, जालौर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी पेश नहीं खाती है, मुगलों की सेना यहाँ पे भी अटैक करती है, तो वहाँ से भाग करके पोखरण चले जाते हैं। पोखरण कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। पोखरण चले जाते हैं और पोखरण जा करके वहाँ से भी सारण की पहाड़ियों में भाग जाते हैं, सारण की पहाड़ियों में भाग जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, उन्हीं का एक विश्वास पात्र होता है, लेकिन क्या होता है वो विश्वासघात कर देता है। कौन, बैरसल नामक जो व्यक्ति है वो उसके साथ विश्वासघात कर देता है और उनको क्या दे देता है, खाने में जहर दे देता है, जिसके कारण 11 जनवरी 1581 ईस्वी को क्या होता है, सचियाप नामक स्थान पर 11 जनवरी 1581 ईस्वी को सचियाप नामक स्थान पर क्या हो जाता है, रामचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, रामचंद्र सेन मारवाड़ का वो शासक है जिसने अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने जीवन पर्यंत यानी जब तक अपनी स्वतंत्र सत्ता जिया, चाहे उसे मारवाड़ को छोड़ करके यानी जोधपुर को छोड़ के सिवाड़ा जाना पड़ा, सिवाड़ा से भद्राजून गया, भद्राजून से पोखरण गया, पोखरण के बाद सहारण की पहाड़ियों में जाकर के और एक यानी कि सचियाप नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी विश्वासघात के कारण। मित्रों, ये शासक थे कौन, हमारे रामचंद्र सेन। ये जो है यहाँ से प्रश्न अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों, ये रही आज की हमारी वीडियो रामचंद्र सेन को लेकर के। यदि आपने संस्कार एकेडमी पिपला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।